क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से 80-90% इंडियंस में विटामिन डी की इतनी ज्यादा कमी पाई जा रही है? सिर्फ अंदर रहने से, सिर्फ आप खेल नहीं पाए, ये सिंपल एक्टिविटी से आपको इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि आपके घुटने टेढ़े हो सकते हैं, बोन में डिफॉर्मिटी आ सकती है। पहले कुछ कम केसेस थे इस कोरोना से पहले, बट कोरोना ने हैज जस्ट एक्सपोज एवरीथिंग। मैम, विटामिन डी है हमारे पास, हम जो खाना खाते हैं उसमें एडिक्वेट विटामिन डी मिल जाता है, जो हमारे लिए उसको एक्टिवेट होना होता है बाय सनलाइट। ओके, सो हमने खाया है, बट बिकॉज वो एक्टिवेट नहीं हुआ है तो इट गॉट वेस्ट। पर धूप लाइट सपोज उनका काम ही वैसा है, तो क्या उनके लिए फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना एक सही ऑप्शन है? गोली 25 रुपए की आती है और उसका ब्लड टेस्ट 1500 रुपए का है लैब में। एंड बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एंड ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है हमेशा विटामिन डी टेस्ट कराने की। कोई भी विटामिन डी का कैप्सूल आता है आजकल, बहुत ही अच्छे, हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली खासकर 60,000 यूनिट्स के कैप्सूल्स या टैबलेट या पाउचेस आते हैं, पाउडर्स आते हैं, आप वो ले सकते हो वंस ए वीक फॉर 3 मंथ्स। इसके अलावा और क्या क्या फूड सोर्सेज हैं कैल्शियम के जो हम अभी अपनी डाइट में शामिल करके अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं? बिकॉज अब अगर आप 250-300 ml का अगर आप दूध पी लेते हैं एक गिलास, तो आपके पास 250-300 मिलीग्राम पहुंच गया। और अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट 1 ग्राम है किसी व्यक्ति की, तो आप 1/4 एक गिलास में आप पी सकते हैं। हमारे जो मिलेट्स थे उसमें भी दे आर ऑल कैल्शियम रिच। रागी है, ज्वार है, दे आर वेरी रिच, दे आर रिचर देन योर मिल्क इवन। बोन रिलेटेड कोई ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं जो हमारी हड्डियों को सच में स्ट्रांग बनाते हैं? सारी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, ऑल, इवन फ्रॉम योगा टू एनी जिमिंग और रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, एनीथिंग यू चूज योर एक्सरसाइज। कौन से लोग हैं जो इन बीमारियों के होने के रिस्क पर हैं, सो दैट अभी से वो थोड़ा सा एक अलर्ट मोड में चले? चेंज हो जाएगी, नई बोन बन जाएगी, अगले वीक में ये वाली बोन नहीं होगी। तो आपने इस वीक में अगर अपना डाइट नहीं लिया है ठीक से, तो आपकी बोन नहीं बनने वाली अच्छी वाली, तो आपके वहां पे छेद रह सकता है, ऐसा एक आर्बिट्ररीली कह सकता हूँ। सो दैट, और उसके बाद वो कौन सा एक टेस्ट करा ले जाकर के चेक करने के लिए कि हाँ कहीं हमारी जो हड्डियां हैं उसमें कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा है। उसके हिसाब से हम एक स्कोर देते हैं, उसको हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं एक टेक्निकल भाषा में। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ एक आइडिया लगेगा कि आपकी बोन कितनी स्ट्रेंथ में है। एक नंबर आता है उसमें, तो वो नंबर बताएगा कि कितनी स्ट्रेंथ में है। एक ही चीज आपको बचा के रखेगी, एक ही इंश्योरेंस है आपके लिए बोन हेल्थ के लिए, वो है आपकी एक्सरसाइज। खाने में आपके पास एडिक्वेट है, आप सिर्फ एक्सरसाइज कीजिए, यू विल स्टे हेल्दी। इस तरह के अगर आपको संकेत समझ में आ रहे शरीर में, तो आपकी हड्डियों में कुछ दिक्कत है, एक बार जाकर के चेक करा ले जाए। अगर ये आप मॉर्निंग स्टिफनेस है तो कोई डिजीज का लक्षण हो सकता है, ये मसल एक या बोन एक नहीं है नॉर्मल। आप प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाएं, परामर्श लें। अगर कोई भी दर्द आपको, सुबह की स्टिफनेस आधे घंटे से ज़्यादा रहती है और अगले पिछले 6 महीने से ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आपको पता है इंडिया में हर 5 में से 1 औरत और मर्दों में हर 3 में से 1 आगे चलकर 50 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद कहीं ना कहीं ओस्टियोपोरोसिस या लो बोन डेंसिटी होने के रिस्क पर है। इतना ही नहीं, सबसे चिंता की बात यह है कि इंडिया में 80-90% लोग ऐसे हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इस वक्त जूझ रहे हैं। ऐसे में जो बोन प्रॉब्लम्स है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी हैं, जिसकी वजह से एक पैंडेमिक की तरह ये उभर कर आ रहा है, जिसमें इतने सारे लोगों को हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसके केसेस, इससे होने वाली तरह तरह की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अब ऐसे में इसके पीछे रीजन क्या है? क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो समय रहते लोग इग्नोर कर देते हैं, और पहले के मुकाबले अब के लोगों की हड्डियां इतनी कमजोर क्यों हो रही हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज के सेशन को हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम बोन प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ही विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर पुष्कर चावला, जो कि डायरेक्टर और यूनिट हेड हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, शारदा केयर हेल्थ सिटी में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए सेशन में। और हम चाहेंगे कि आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक हड्डियों से रिलेटेड हर वो डिटेल और जानकारी पहुंचे जो उनके लिए इस वक्त जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम श्योर आपके पास ओपीडीज में केसेस भी इस तरह के बहुत ज्यादा आते होंगे जिसमें लोग इस तरह की प्रॉब्लम लेकर के आते होंगे। अगर हम इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उसकी बात करें, उसी से इस सेशन की शुरुआत करें, तो वो है विटामिन डी की डिफिशियंसी। हमारे यहाँ धूप जो है वो विटामिन डी का इतना अच्छा सोर्स है, धूप इतना बढ़िया हमें मिलता भी रहता है, उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है, हड्डी के डॉक्टर होने के बावजूद, कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से 80-90% इंडियंस में विटामिन डी की इतनी ज्यादा कमी पाई जा रही है? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। नमस्कार सभी को एंड आपके ऑडियंस को भी नमस्कार। होप ये सेशन यूजफुल हो सभी के लिए, सिर्फ आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए। क्योंकि बेसिकली जैसे आपने स्टार्टिंग में पूछा कि ऐसी क्या चीज़ हुआ है, ऐसा क्या चेंज हुआ है हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे खाने पीने में। मैम बेसिकली हम शायद बिल्डिंग्स में रह के रह गए हैं। कोरोना ने एक ड्रास्टिक चेंज दिखाया है थोड़े समय से। यंग बच्चों तक में, जो कि अभी खेले भी नहीं, कूदे भी नहीं, इतने दिन अंदर रहे, तो उनमें बहुत ही कॉमन विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिली और एकदम ड्रास्टिकली नंबर इंक्रीज हुआ। सो बच्चों में बोन्स की डिफॉर्मिटी विच है शोन कि बिकॉज सिर्फ अंदर रहने से, सिर्फ आप खेल नहीं पाए, ये सिंपल एक्टिविटी से आपको इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि आपके घुटने टेढ़े हो सकते हैं, बोन में डिफॉर्मिटी आ सकती है। पहले कुछ कम केसेस थे इस कोरोना से पहले, बट कोरोना ने हैज जस्ट एक्सपोज एवरीथिंग और ये बताने लगा कि देखिए एक छोटी सी चीज कि आप बाहर नहीं गए, छोटी सी शॉपिंग पे भी नहीं गए, आप रेगुलरली जो आप जाते थे, जो आप चीजें करते थे, आप खेलते थे कुछ, वो भी आपकी हटी, तो उससे आपको इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। सो मेरे हिसाब से फूड में बहुत सारा चेंज नहीं हुआ है। इंडिया में बहुत सारा खाने के लिए चीजें हैं, हमारी लीगल, हमारी बहुत सारा ऐसा खाना है जो हम यूज करते हैं, घरों में बनता है, बहुत ही अच्छा खाना, वो बहुत है, एडिक्वेट है। सिर्फ जो कमी पड़ी है वो हमको, जो हम बिल्डिंग्स के अंदर धूप नहीं मिलना शरीर को, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इस अर्ली एनवायरनमेंट में, ऐसा कह सकते हैं। इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स है डॉक्टर, हम थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपने कहा कि बिल्डिंग्स में रहने के कारण, हमारे यहाँ आपको लगता है कि इंडिया में बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जा रहा है कि सब इतने चिपके चिपके रहते हैं कि हवा और धूप पास होने का मतलब स्पेस ही नहीं रहता कि हाँ प्रॉपर आपको हवा मिलेगी। और अगर हम फॉरेन में जाकर के देखें तो वहां पे बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है, इतना स्पेशियस होता है कि प्रॉपर हवा भी अच्छे से, वेंटिलेशन भी हो, उसके अलावा धूप भी अच्छे से पास हो रही हो, सो दैट बिल्डिंग्स के हर फ्लोर पे बराबर धूप भी पहुंचे, चारों तरफ से पहुंचे। और हमारे यहाँ तो आई थिंक लोग वैसा कमरा ढूंढते हैं कि प्लीज मिल जाए जहाँ थोड़ी तो धूप आ रही हो, अदरवाइज इस तरीके से बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं कि धूप क्या, हवा भी पहुंच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से एक है कि धूप ना मिलने की वजह से विटामिन डी इतना ज्यादा डेफिशिएंट होने लगा और हम कमरों में इतना बंद रहने लगे हैं। तो मैम विटामिन डी है हमारे पास, हम जो खाना खाते हैं उसमें एडिक्वेट विटामिन डी मिल जाता है, जो हमारे लिए उसको एक्टिवेट होना होता है बाय सनलाइट। ओके, सो हमने खाया है बट बिकॉज वो एक्टिवेट नहीं हुआ है तो इट गॉट वेस्ट। तो वो आपको एक्टिवेशन के लिए आपको बेयर स्किन पे सन रे की यूवी लाइट लगेंगी तो वो एक्टिवेट होगा। ओके, अच्छा, तो वो चाहिए। इसमें एक और फैक्टर है क्या, जैसे आजकल सनस्क्रीन का यूज इतना ज्यादा बढ़ा है कि लोग हर 2-3 घंटे में कहा जाता है कि आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए चेहरे पर, फुल बॉडी पर, तो उसकी वजह से एक बैरियर बन जा रहा है और वो भी धूप नहीं लग पा रहा है। ये भी है मैम, क्योंकि यूवी रेज जब तक पेनिट्रेट बेयर स्किन को नहीं करेंगी तब तक आपकी यूवी रेज आपके विटामिन डी को एक्टिवेट करेंगी नहीं। तो वो एक्टिवेट नहीं होगा तो आपने जो भी कुछ खाया है उसका एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा, तो विटामिन डी का सही उपयोग आपके शरीर को मिल नहीं पाएगा। तो सनस्क्रीन का यूज थोड़ा सा कम, जैसे हमारे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आवर्स है जहाँ पे हार्श सन रेज नहीं है, वहां उनको यूज कर सकते हैं उस समय। ऐसे समय में हम ऐसे बेयर स्किन के ऊपर जरूर सन की रेज लें जिससे हमको फायदा हो और हमारा विटामिन डी एक्टिवेट हो। कितनी देर तक के लिए लेना चाहिए? मैम कहते हैं कि 10 से 30 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्ट्रेट इज द रेज, कि जितनी रेज अगर स्ट्रेट है तो आपका पेनिट्रेशन ज्यादा अच्छा होगा, कितना आपका बेयर स्किन है उस पर डिपेंड करता है, एंड हाउ फ्रिक्वेंटली यू आर टेकिंग। सो कहते हैं अगर 30 मिनट के लिए अगर आप धूप लेते हैं 5 days इन ए वीक, जितने दिन आप ऑफिस आते हैं,
जैसे आपने खाना खाया, लंच किया, तो लेट्स गो फॉर ए स्ट्रॉल, इजी। अगर धूप बहुत तेज नहीं है तो एक बार हो आए तो आपके शरीर को इनफ विटामिन डी मिल जाएगा। तो विटामिन डी अगर चेक करना पैरामीटर कि इस रेंज से कम है तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो वो क्या होगा फिर? मैम ऐसा ब्लड टेस्ट है जो रूटीनली होता है, हर एक लैब में होता है, उसकी तरफ मत जाएं तो बेटर, ना जाएं तो बेटर, बिकॉज नहीं तो लैब के बाहर कल से लाइनें लग जाएंगी कि मेरा विटामिन डी पहले चेक करके दीजिए। उतना नहीं चाहिए, उतना फाइनाइट मॉडल नहीं चाहिए। बेसिकली जब डिजीज है या कोई बीमारी है तो उसकी यूजफुलनेस बेटर हो जाती है कि हम उसमें चेक करें कि विटामिन डी हमारा कितना है, कहीं कोई उसका रीजन तो नहीं है हमारी बीमारी के लिए। अच्छा। उसके लिए वो ठीक है, या ट्रीटमेंट बेसिस के लिए चाहिए। रूटीन में ऐसी कोई टेस्टिंग नहीं चाहिए। आप अगर 30 मिनट्स या आप एडिक्वेट बाहर खेलते हैं तो विटामिन डी इज इनफ। अगर आपके शरीर में कोई दर्द नहीं है, आपको कोई ऐसे कोई सिम्टम नहीं है, तो प्लीज वो टेस्ट ना कराएं। बिकॉज गोली 25 रुपए की आती है और उसका ब्लड टेस्ट 1500 रुपए का है लैब में। अच्छा। एंड बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एंड ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है हमेशा विटामिन डी टेस्ट कराने की। आप अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप धूप में बैठिए, इट विल इनफ। सप्लीमेंट्स भी आजकल लोग उसकी जगह ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि चलो विटामिन डी कम है तो हम सप्लीमेंट्स खाने लगते हैं, और कई बार तो ओवर द काउंटर खुद जा करके भी लेने लग रहे हैं लोग। तो ये प्रैक्टिस सही है या नहीं? मैम हम ज्यादातर हमारे इन्फ्लुएंस वेस्टर्न लिटरेचर से, वेस्टर्न वर्ड से ज्यादा है। सो वहाँ पे हर चीज सुपरमार्ट में मिलती है, एंड वहाँ पे कैल्शियम हो, विटामिन डी हो, ग्लूकोजामिन हो, ये सब के लिए बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, इन सब के अलग अलग काउंटर्स हैं, आप जाइए और खरीदिए। ऐसा ही इंडिया में भी उनकी देखा देखी हमारे इधर भी चालू हो रहा है, वो सब चलन में है। तो लोग चाहते हैं कि नहीं मैं पहले फिट रहूं, और इस कोरोना ने एक फियर फैक्टर भी, एक अननोन फियर फैक्टर भी डाल दिया है कि मेरी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ये खराब नहीं होना चाहिए, लेट्स इन्वेस्ट। सो पीपल आर कमिंग टू नो कि क्या मेरी बोन हेल्थ ठीक है। ऐसे चेक करने भी आते हैं लोग, क्या मैं ठीक हूँ, इसके लिए भी आते हैं, तो दे आर ऑलवेज वेलकम। बट लेकिन हर एक किसी को आना है ऐसी जरूरत नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यू स्टे एट होम, एंजॉय योरसेल्फ, टेक ए बैलेंस्ड डाइट, एंड एडिक्वेट सनशाइन विल हेल्प यू देयर। और अगर कोई नहीं ले पा रहा है धूप, लेट सपोज उनका काम ही वैसा है, तो क्या उनके लिए फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना एक सही ऑप्शन है या चॉइस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सेफ है। मेडिकल हमारे उसमें इसका बहुत ही वाइड रेंज हमारे ब्लड में रहता है। सो बहुत ही कम हो तो फिर आपको पेन या कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा है तो टॉक्सिसिटी बहुत ही रेयर होती है कि आपने कुछ ज्यादा खा लिया, या इंजेक्शंस आपके ज्यादा हो गए, या आप रिपीटेडली बहुत समय से ले रहे हैं तो ही, नहीं तो एक बहुत वाइड रेंज आपके शरीर में रह सकता है आपको बगैर तकलीफ दिए। तो अगर आपको, जैसे हम रूटीनली कहते हैं कि अगर आपको चाहिए, अगर आपको दर्द है, एक्स है, पेन्स है, और आप कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आप कभी डायग्नोज हुए हो, सो आप उनको 3 मंथ तक एवरी वीक ले सकते हैं। कोई भी विटामिन डी का कैप्सूल आता है आजकल, बहुत ही अच्छे, हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली खासकर 60,000 यूनिट्स के कैप्सूल्स या टैबलेट या पाउचेस आते हैं, पाउडर्स आते हैं, आप वो ले सकते हो वंस ए वीक फॉर 3 मंथ्स। एंड हर एक साल में ऐसे जो विंटर सेशन है इसमें आप ले लीजिए। तो अगर कोई इंडोर रहता है, जिसके ऑफिस आवर्स ही ऐसे रहते हैं, और धूप भी नहीं निकलती, तो धूप भी नहीं निकलती, वो जा नहीं सकता, हर एक के लिए सुविधा नहीं है। कोई कौन से फ्लोर पे है, किस काम में है, धूप है कि नहीं है, ऐसी जगह पे है, तो ऐसा वंस ए वीक विटामिन डी ले सकता है, एंड इट्स सेफ, कोई हानिकारक नहीं, कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं है। आप बहुत ज्यादा ना लें। अगर आपको लगता है कि मुझे सलाह लेनी है डॉक्टर से, बिल्कुल आपके आसपास ही जो डॉक्टर है आप उनसे पूछ सकते हैं, टेस्ट भी हो सकता है, बट कोई स्पेसिफिकली रीजन से ऐसे सभी लोग जनरल ना कराएं। विटामिन डी के अलावा कैल्शियम का भी हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ा रोल है, और हमें बचपन से सिखाया गया है कि हड्डियों को मजबूत रखना है तो कैल्शियम रिच फूड्स खाओ, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को हमेशा से बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है कि दूध है, दही है, यही है आपके कैल्शियम के जो अल्टीमेट सोर्स। इसके अलावा और क्या क्या फूड सोर्सेज हैं कैल्शियम के जो हम अभी अपनी डाइट में शामिल करके अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकता है? मैम मेरे ख्याल से जिस हम एनवायरनमेंट में बड़े पैदा हुए, वहाँ पे दूध और दूध से बनी चीज़ें एडिक्वेट थी और मिलती थी, और ऐसा कहा जाता है कि 100 ml ऑफ मिल्क में 100 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिल जाता है।
तो दैट्स द रिचेस्ट एंड इजीली अवेलेबल फूड। इसलिए इसके ऊपर इतना एम्फेसिस, इतना सब चीज कहा गया, परिवार में बोला गया कि नहीं ये तो ले लीजिए। बिकॉज अब अगर आप 250-300 ml का अगर आप दूध पी लेते हैं एक गिलास, तो आपके पास 250-300 मिलीग्राम पहुंच गया। और अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट 1 ग्राम है किसी व्यक्ति की, तो आप 1/4 एक गिलास में आप पी सकते हैं। इतनी फास्ट टेकिंग कोई भी कैल्शियम और किसी में नहीं है एक्सेप्ट द टैबलेट्स में। इसलिए दूध के ऊपर एम्फेसिस है। क्या हमारे किसी और डाइट्स में भी? यस, हमारे जो मिलेट्स थे उसमें भी दे आर ऑल कैल्शियम रिच। रागी है, ज्वार है, दे आर वेरी रिच, दे आर रिचर देन योर मिल्क इवन। सो ऐसे अगर आपने गांव वाले लोग देखे, उन्होंने कभी दूध पिया नहीं है, वो कभी दूध ऐसे स्पेसिफिकली पीते नहीं है, लेकिन वो भी इतने स्ट्रांग रहते हैं क्योंकि उनके डाइट में, हमारी नॉर्मल डाइट्स में बहुत अच्छा फूड में है। एंड बादाम हो गए, ऐसी चीजें भी सिंपल चीजें जो हमारे घर पे इजीली अवेलेबल है, दे हैव इनफ कैल्शियम। हमारी डाइट में जो अगर हमारी बैलेंस इंडियन डाइट बोले तो वी हैव इनफ कैल्शियम टू एब्जॉर्ब एंड हमारे पास अच्छे से हम खाएं और हमारे को कोई ऐसी कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो फिर इतना सारा थीम, इतना सारा कैल्शियम का डेफिशिएंसी का क्यों है? हाँ, जबकि हम सब बचपन से तो खा ही रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। हाँ, दूध भी पीते ही है, हमें तो बोला ही जाता है रात में सोने से पहले दूध पियो। यस, तो ऐसा इसलिए मैम क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज जरूरी नहीं करते हैं। आपके शरीर में सब चीज आ सकती है जो आप खाते हैं, जो भी इजीली आप खा सकते हैं, और उसका एक रेगुलर इंटरवल नहीं है। कोई भी आप जो कैल्शियम खाते हैं उसके लिए कहा जाता है कि आप रेगुलरली जो भी आपकी डाइट है उसको रेगुलरली और बैलेंस होके खाएं। ऐसे नहीं कि मैंने सुबह खा लिया उसके बाद पूरे दिन में कुछ नहीं, उसमें कैल्शियम जैसी डाइट कुछ नहीं होगी। हम उसको रेगुलरली बांट के खाएं ताकि उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि उसका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, तो इट टेक्स टाइम टू गो इन। सो आप उसको रेगुलरली डिवाइड करके खाएं तो आपके लिए अच्छा है। आप उसको रेगुलर खाएं वो अच्छा है। आप उसको खाते रहें और उसके साथ एक्सरसाइज करें, सो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। आपने खाया अच्छा लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो वो सब निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज भी करनी है। बोन रिलेटेड कोई ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं जो हमारी हड्डियों को सच में स्ट्रांग बनाते हैं? सारी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, ऑल, इवन फ्रॉम योगा टू एनी जिमिंग और रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, एनीथिंग यू चूज योर एक्सरसाइज। किसी भी चीज से जिससे भी हम मसल्स में टोन या स्ट्रेंथ पैदा करते हैं, किसी भी चीज से, चाहे वो योगा हो, चाहे सिंपल वॉकिंग हो, स्ट्रेंथनिंग हो, साइकिलिंग हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, सभी आपके बोन्स को, कैल्शियम को, इनटेक को बढ़ाता है। तो अगर आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपके कैल्शियम का इनटेक इनटू योर मसल, इनटू योर बोन बढ़ जाएगा, तो उतनी ही आपकी बोन स्ट्रेंथफुल हो जाएगी। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि डॉक्टर कि हमें कैल्शियम और विटामिन डी की नीड कितनी होती है एक दिन में, और हम उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं? जैसे आपने एक्सरसाइज बोला, उसके अलावा अगर हमें समझना हो कि हाँ चलो कैल्शियम विटामिन डी की नीड समझनी है, ये चीजें खा सकते इतनी मात्रा में तो हमारे हर दिन का जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा। मैम ये मेरे से ज्यादा होगा क्योंकि मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, थोड़ा सा, बट एक रफ आइडिया, जो भी हमारे घर में बनता है, हमारे घर में जो रूटीनली बनता है, उसमें ही हमारी एडिक्वेट डाइट्स रहती हैं। अगर हम ये चेक करें तो हमारे पास मिल्क हमारे पास हो जाए, ठीक है, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि हमारे पास एक एडिक्वेट मिल्क से हम कैल्शियम 250-300 ml इजीली ले सकते हैं। कर्ड हो, मिल्क हो, हमारा घर का खाना हो, आपको मालूम चलेगा कि राजमा इज वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो राजमा हमारे इधर पंजाबी फूड्स में खूब सारा खाया जाता है। तो ऐसे सिंपल फूड्स, ऐसा कोई एडिक्वेट कोई एक्स्ट्रा फूड लेने की जरूरत उसमें नहीं है। आप सिंपल फूड पे रहें, इट विल गिव यू इनफ कैल्शियम एंड इट विल सफाइस योर वर्क। लेकिन सिर्फ एक ही चीज रिक्वायरमेंट है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपका शरीर तैयार है क्या? आपने खा तो लिया लेकिन वो अंदर गया, आप उसको एब्जॉर्ब कराइए बाय डूइंग एक्सरसाइज। सो एक 30 मिनट्स की आपकी एक्सरसाइज हो जाए तो वो सारा खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा आपको।
तो कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए हर दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज और विटामिन डी के लिए हमें सनलाइट, ये 2 अल्टीमेट चीज बहुत ज्यादा जरूरी है करेक्ट एंड है। दे आर द बेस्ट एंड हमारे पास एडिक्वेटली अवेलेबल है। इसलिए आप देखेंगे कि सिर्फ शहर में ही ये वाली दिक्कतें हैं, बाहर गांव में नहीं है, बिकॉज वो बाहर रहता है, वो इतनी दूरी चल के जाता है, आता है, साइकिलिंग करता है, काम करता है अपने खुद, तो इसलिए उसको जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। यहीं पे क्योंकि हम अंदर रहते हैं, गाड़ी में रहते हैं, ट्रेवल करते हैं मेट्रो में या किसी भी चीज में, तो उस समय हमारी एक्सरसाइज नहीं हो रही होती है। यस, वी गेट मोर टायर्ड मेंटली बट नॉट फिजिकली, बट इट नीड्स अ लिटिल फिजिकल एक्सरसाइज आल्सो टू कीप यू फिट। अच्छा डॉक्टर, अगर समझना हो कि हड्डियों में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो बॉडी कुछ ऐसे लक्षण दे रही होती है कि हाँ, इस तरह के अगर आपको संकेत समझ में आ रहे शरीर में, तो आपकी हड्डियों में कुछ दिक्कत है, एक बार जाकर के चेक करा ले जाए। मैम, हड्डियों के लिए स्पेसिफिकली ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है कि एक टेस्ट हुआ एंड एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन अगर आप अपने काम में आप कोई टायर्डनेस बाय द एंड ऑफ योर डे, यू आर नॉट फीलिंग टायर्ड, यू आर नॉट फीलिंग एक्स, अगर ऐसा रूटीनली है और आपकी कुछ भी आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो भी आप करना चाहते हैं, कुछ खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, फॉर योर एज ग्रुप, आपको वो करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आप ऐसा जब भी करते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल कुछ फील करती है, एंड अगर वो टेस्ट वो पास कर जाती है तो इसका मतलब आपका शरीर इज ओके। लेकिन कई बार जैसे होता है कि सुबह सुबह उठते हैं बहुत सारे लोगों को शरीर में एकदम जकड़न अकड़न फील होती है, उनकी हड्डियों में बहुत पेन होता है, और इवन कई बार हड्डियों से आवाज भी आने लगती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम किस चीज का बताती हैं कि किसकी तरफ इशारा है? मैम, एक आपने कहा सुबह उठ के अकड़न, हाँ, स्टिफनेस वगैरह, स्टिफनेस जैसे है, वो एक नॉर्मल नहीं है। बिकॉज आप जब आराम कर लिए हैं रात भर, जब आपने दिन भर काम किया, आपने रात को आराम किया, तो मॉर्निंग शुड बी योर मोर कंफर्टेबल टाइम, दैट शुड बी योर मोर ब्राइटर टाइम, आपका अच्छा समय हो, राइट? तो आप जब उठे हैं तो आप सेहतमंद हो, आप अच्छे हो, ये जरूरी है। अगर ये आप मॉर्निंग स्टिफनेस है तो कोई डिजीज का लक्षण हो सकता है, ये मसल एक या बोन एक नहीं है नॉर्मल। आप प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाएं, परामर्श लें। अगर कोई भी दर्द आपको, सुबह की स्टिफनेस आधे घंटे से ज्यादा रहती है और पिछले 6 महीने से ज्यादा है, तो प्लीज आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और अगर हड्डियों से आवाज आ रही है तो? हड्डियों से आवाज आना ऐसे नॉर्मल पेनलेस जिसको हम बोलते हैं, कभी दर्द नहीं है, लेकिन आपको कभी कटकट या चट आवाज आती है, लूज लिगामेंट्स या जॉइंट में कई बार फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उसकी आवाज हो सकती है। उससे ऐसी कोई बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, ये नॉर्मल है। आप एक्सरसाइज करेंगे, आप बेटर हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर, बहुत सारे लोग ना, अभी जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो अचानक से किसी एक दिन एक्सरसाइज कर लेते हैं या कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लेते हैं, लेट सपोज क्रिकेट खेल लिया या टेनिस खेल लिया, और उसके बाद वो जो दर्द होता है उनको, वो 2-3 दिन तक एकदम लगातार रहता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है उनको। मेरे ऐसे बहुत सारे कलीग्स हैं जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया और अचानक से चले गए, आजकल जैसे पिकल बॉल का ट्रेंड बहुत ज्यादा है कि पिकल बॉल खेलने चले गए, अगले दिन आकर के गोलियां खा रहे हैं कि बहुत पेन हो रहा है शरीर में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्या बताती है कि या तो आपने एकदम एक्सरसाइज नहीं किया तो आपका शरीर एकदम स्टिफ हो गया है, या ये भी कोई प्रॉब्लम की निशानी है? नहीं मैम, ये क्योंकि कोई भी चीज अगर अपने आप कुछ समय के बाद ठीक हो जाती है तो उसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो एक उसने बता दिया कि बिकॉज बॉडी कैन हील बाय इटसेल्फ, सो बॉडी अपने आप हील कर रही है, तो उसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं। ये हो क्यों रहा है? यस, बिकॉज माई बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट, मेरा शरीर तैयार ही नहीं है उस चीज की, मैं किया ही नहीं। 5 दिन में आराम करता हूँ, यहाँ से गाड़ी में जाता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ, 12 घंटे बैठता हूँ, 10 घंटे बैठता हूँ, निकलता हूँ, शाम को आके खाना खाता हूँ, सोता हूँ। सो जब मेरी एक्सरसाइज हुई ही नहीं है तो माई बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट दैट, तो मेरी बॉडी यूज्ड टू नहीं है, इसलिए तो जिस दिन भी मैंने ये एक्सरसाइज करी उस दिन वो प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि अगले दिन मुझे दर्द हो रहा है। यस, बट मेजॉरिटी टाइम इट्स ट्रांजिशन, वो ठीक हो जाता है, तो ऐसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बता रहा है कि आप अपने शरीर की तरफ थोड़ा ख्याल रखें, ध्यान दीजिए, थोड़ा करेंगे तो जरूर ठीक हो जाएंगे आप। इसमें जैसे पेन किलर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं लोग, और आज के समय में पेन किलर्स का इस्तेमाल अल्टीमेट हो रहा है, मतलब हर छोटी चीज के लिए, जिसको अगर हम बॉडी को हील होने का टाइम दे तो वो खुद ही हील हो जाएगा, उसके लिए भी हम पेन किलर्स खा रहे हैं। तो आप बताइए, बीइंग हड्डी के डॉक्टर, आप जब देख रहे हैं कि इस तरह से पेन किलर का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो क्या इसकी वजह से बोला जाता है कि हड्डियां गलने लग रही हैं? क्योंकि हमारे जो पुराने जमाने के लोग हैं वो कहते थे ज्यादा दवाइयां मत खाओ, हड्डियां गलने लगती है, इस बात में है कोई सच्चाई?
मैम हड्डियां गलती नहीं, हड्डियों से उस पेन किलर का हिसाब नहीं, लेकिन ये क्योंकि कोई भी जो पेन किलर है वो किडनी या लीवर के थ्रू ही डाइजेस्ट होती है, उसके बाद मेटाबोलाइज होती है। सो उसमें वो आफ्टर इफेक्ट को छोड़ सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म खा रहे हैं तो। लेकिन अब कभी कभी ऑफ एंड ऑन खा लिया, ऐसे महीने में एक आधी बार कभी जरूरत पड़ी, हेडेक है या कोई दर्द है, कोई स्पेसिफिकली पेन है, और आपने कभी डॉक्टर को वो दवाई दिखाई हुई है, वो सेफ मेडिकेशन है, तो ऐसी कोई जरूरत लगता नहीं कि ऐसी कोई बहुत ज्यादा तकलीफ करेगी वो एक गोली या दो गोली। लेकिन यस, अगर आपका स्टेमिना बढ़ाना है, जैसे मैं अगर कल से जिम जाना चालू करूं और डंबल्स को एकदम बढ़ा दूं, तो कल से मेरे को भी मसल में पेन होगा, बिकॉज माई बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट। सो मुझे उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा टू बिल्ड इट ओवर टू माई मसल टोन, जिससे मैं आगे और बेटर हो पाऊं। कोल्ड ड्रिंक्स भी आजकल जो है इस तरह की चीज, और एरेटेड या फिजी ड्रिंक्स बच्चों में बहुत ज्यादा इसका यूज बढ़ा है, और इवन अडल्ट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे जो पानी से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ही पीते हैं, तो इसमें भी है क्या, इससे भी हड्डियां बहुत ज्यादा डैमेज होती हैं? मैम एक कार्बोनेटेड वाटर है एंड शुगर है, उसमें दो ही कंटेंट है बेसिकली, और ज्यादा केमिकल्स के बारे में हमको नहीं मालूम। लेकिन जो कार्बोनेटेड वाटर है वो आपके फिलिंग जल्दी करता है, तो आपको पेट को भरना या कुछ और आप खाना नहीं खाएंगे। अब आपने शुगर ड्रिंक लिया है तो आपके ब्लड शुगर भी एडिक्वेटली पहुंच गए। लेकिन अब आपने क्या क्या नहीं लिया, आपकी बैलेंस डाइट उस दिन की छुट्टी हो गई, आपका कैल्शियम नहीं गया, आपका शरीर में और कोई विटामिन नहीं गया, तो वो कहीं तो आपको इफेक्ट करेगा। ऐसा वो कोल्ड ड्रिंक और ये प्रॉब्लम कर रहा है ऐसा नहीं कि मैंने पिया और वहां से वो गलना चालू हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। लेकिन आपने अपने शरीर में एडिक्वेट विटामिन मिनरल्स नहीं दिए, उसका एक साइड इफेक्ट जरूर आपको मिलेगा, नॉट टुमारो बट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के बाद। आपने कहा कि कार्बोनेटेड वाटर और शुगर ही है, तो शुगर भी कल्प्रिट है क्या हमारे हड्डियों को बहुत ज्यादा डैमेज करने में? मैम आप खाना क्यों खाते हैं? आप खाना खाते हैं कि आपका शुगर इस समय लो हो रहा है, लेट्स ईट फूड, ये खाना खाने का समय। उसके साथ आप मिनरल्स विटामिन खा रहे हो, कैल्शियम खा रहे हो, तो वही कैल्शियम आपके शरीर में जो आपके ऑब्जॉर्ब होना है। अब जब आपने ग्लूकोज ले लिया, आपको शुगर की जरूरत नहीं पड़ी, आपने खाना नहीं खाया, बिकॉज यू सेड यार मैंने आज का खा लिया, मेरी डाइट हो गई आज की पूरी, मैंने शुगर ले लिया, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मेरे को बाकी सब विटामिन कहाँ से मिलेंगे? अब आप गोली, कुछ शुगर में कोई विटामिन नहीं है, तो आपने अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, बट विटामिन मिनरल्स रफेज ये सब चाहिए आपके शरीर को टू ग्लो, वो आपको चाहिए और वो आपको चाहिए होंगे। आप चाहे दवाई से खाएं या अपने खाने में खाएं, आपकी चॉइस। करेक्ट। हमें जैसे एक समझना हो कि क्या कैसी हड्डियों की बीमारियां जो है आज के समय में बढ़ी हैं और कौन से लोग रिस्क पर हैं, तो कुछ आप हमें नाम बता सकते हैं कि हाँ इन लोगों में इस हड्डी की बीमारी होने का खतरा जो है वो ज्यादा है, सो दैट हमारी ऑडियंस जो है जो भी इस पॉडकास्ट को देख रही है वो अभी से थोड़ा सा एक अलर्ट मोड पर चले। मैम अगर हम एज वाइज चालू करें तो हम बच्चों में बातचीत कर सकते हैं। बच्चों के जो रहते हैं, बच्चे हमारे खेलें और एडिक्वेट फूड खाएं। जैसे आपने एकदम सही पूछा था इससे पहले कि क्या कार्बोनेटेड वाटर या एरेटेड ड्रिंक्स जो पीते हैं उनमें भी सेम ऐसा ही है, तो दे गो विद इसके साथ उनका फ्रेंच फ्राइज हो जाता है, तो फ्रेंच फ्राइज और बर्गर पिज्जा आ जाते हैं, तो वो इतने में उनका खाना हो जाता है। तो अगर ये खाना उन्होंने खाया है तो शरीर को कहीं ना कहीं तो कैल्शियम बाकी विटामिन चाहिए थे, वो उनको नहीं मिले। अब वो बच्चा जब भी खेलने जाएगा नेक्स्ट तो जल्दी टायर्ड हो जाएगा, और ये वाली ड्रिंक से उसका वजन भी जल्दी बढ़ेगा, बिकॉज आपने सिर्फ शुगर लिया है, आपने सिर्फ चीज लिया है, आपने आलू खाए हैं और कुछ नहीं खाया, और वो भी तले हुए, तो आपकी मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। आपने जो खाया है उसको निभाना तो पड़ेगा, तो आप उसको एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वंस इन ए वाइल इट्स फाइन, लेकिन इसको रेगुलर हैबिट में मत डालिए। तो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कि आप अपनी डाइट की तरफ थोड़ा ध्यान दो बच्चों, इट रियली रियली नेसेसरी, बिकॉज आप ठीक नहीं होगे तो अभी घर पे किसी के पास समय नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली वो अलग से समय देगा कि पापा मम्मी आपको बाहर लेके जाएंगे ऑफिस में से निकल के, आपको ही जाना है, आपको ही अपना ख्याल रखना है। तो आप बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कि आप अपना ख्याल रखें, कभी कभी खा लें, इट्स ओके, वो खाने की चीज है, आप खा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अपने घर के खाने पे ध्यान दें, बैलेंस डाइट पे ध्यान दें। लेडीज जो एडोलेसेंट हैं, जो बढ़ रहे हैं,
अब आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, अब आपको हाई प्रोटीन चाहिए। अगर आप हाई प्रोटीन नहीं लेंगे तो मसल बिल्डिंग नहीं होगा, तो आप थोड़ा प्रोटीन की तरफ ध्यान दें। बोन बढ़ रहा है तो दूध या ऐसी कोई चीजें जिससे आपका कैल्शियम इंटेक बढ़े और आप उसको यूज कर सके अपने शरीर बॉडी बिल्डिंग में, वो करें, ऐसा जरूर करें। फिर हम आ गए एडल्ट की तरफ, यंग एडल्ट। यंग एडल्ट में ऐसा है मैम, वी आर ऑफिस गोर्स है, ऐसे सभी के पास ऐसे क्लोज एनवायरनमेंट है, सन बाथ नहीं होना है, सो हम बैलेंस डाइट लें। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट पहले बचपन में थी या इससे पहले थी, मेरी हाई कैलोरिक फूड या मेरी एनर्जी ज्यादा थी, अब वो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो रही है। तो चेक योर डाइट दैट यू आर नॉट ईटिंग टू मच अनबैलेंस डाइट, बहुत ज्यादा कैलोरी तो नहीं आ रहा है, एंड एक बैलेंस डाइट की तरफ जाए। जैसे जैसे आप प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज, प्लीज अपना ध्यान दें। अब आप एक लाइफ नहीं, डबल लाइफ का ख्याल रखना है, तो उसकी भी डाइट चाहिए, उसको भी कैल्शियम चाहिए। तब आप अपना दूध बढ़ाएं, जो कि इजीली मिल सकता है, या अपनी डाइट में ऐसा बढ़ाएं जिससे आप आराम से खा सकते हैं। एल्डरली की तरफ अगर हम चलें, अब आपका प्रोटीन लॉस, मसल मॉस गिरने लगा है, तो अब आप प्रोटीन बढ़ाएं, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, अपने घर पे सिंपल एक्सरसाइज करें, एंड ऐसी कुछ जरूर एक्सरसाइज करें जिससे आप गिरने से बचें। ठीक है। एक ही दिक्कत आपको करेगी, वो होगा गिरना। गलती किसी की भी हो, आपकी हो, मेड नीचे पोछा रख गई, पानी रह गया, कुछ भी रह गया, गलती आप ही की, गिरना आपको ही है। तो उसके लिए ख्याल रखें, डेली एक्सरसाइज करें, एंड एक बैलेंस डाइट खाएं, एंड स्टे हेल्दी। इसमें मेल रिलेटेड भी है कुछ कि उनमें भी ज्यादा दिक्कत बढ़ने लगती है, जैसे आपने बच्चों का और औरतों का बताया, सेम उनके साथ भी यही सारी चीजें हैं? मैम मेल में दे आर मे बी, आई विल नॉट से इम्यून, नॉट इम्यून, लेकिन ऐसा है कि मेल्स में हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज नहीं होते हैं, हाँ, कंपैरेटिवली लेडीज में ये ज्यादा होते हैं। तो बिकॉज ये हार्मोनल चेंजेस नहीं है डिफरेंस, तो ऐसा डिफरेंस नहीं आता है। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इंडियन एनवायरनमेंट में ज्यादातर मेल्स बाहर जाते हैं, तो दे आर अप एंड अबाउट। हमारे घरों में मेल्स में एक ये वाला आइडिया भी दिया जाता है कि आप मेल हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी है, लेडीज के लिए ये वाला भी नहीं है। मेल ऐसा इम्यून है कि उसको कुछ नहीं होगा दर्द, ऐसा नहीं है। फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, लेकिन मेन भी इम्यून नहीं है, बिकॉज हर एक शरीर को एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट चाहिए। बिल्कुल। अब क्योंकि समय से अब ज्यादातर लोग इंडोर रहते हैं, उनके ऑफिसेज इंडोर हैं, किसी भी काम से हो वो कंप्यूटर्स और उसी पे बैठे हैं, किसी भी प्रोफेशन वाला हो, तो ज्यादातर अब एक्सरसाइज हमारी कम हो गई है, सन का एक्सपोजर कम हो गया है, बैलेंस डाइट भी थोड़ी सी बिगड़ गई है, इसलिए हमारे दर्दें बढ़ रही हैं। करेक्ट। बट दे आर ऑल्सो नॉट इम्यून। Males also have to do exercise to build up their own muscles and bone strength. बिल्कुल। अच्छा, इसमें ओस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, इस तरह की जो प्रॉब्लम है काफी ज्यादा कॉमन है, बढ़ने लगी है लोगों में। थोड़ा सा डॉक्टर इसके बारे में एक्सप्लेन करिए कि ये क्या बीमारियां हैं, कौन से लोग हैं जो इन बीमारियों के होने के रिस्क पर हैं, सो दैट अभी से वो थोड़ा सा एक अलर्ट मोड में चले कि हाँ, हो सकता है कि कहीं मैं भी इस बीमारी होने के खतरे पर ना रहूं, तो अभी से ही अपनी हड्डियों का ख्याल रखना शुरू कर दे वो लोग। मैम मालिक ने आपको एक शरीर दिया है, उसमें जो आपके काम है, जो आप कर सकते हैं, यू कैन नॉट चेंज योर जीन्स, राइट? तो आप अपने हिसाब से जो आप कर सकते हैं, एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं, आप प्लीज लें, उसकी तरफ सीरियसली देखें। आप जो खा रहे हैं क्या वो नेसेसरी था तो क्या उसमें बैलेंस मैंने मेंटेन करा है, मैं क्या रेगुलरली वो चीज लेती हूँ? क्योंकि आपका शरीर रेगुलरली बन रहा है, आपकी बोन एवरी वीक 1% चेंज हो जाएगी, नई बोन बन जाएगी, अगले वीक में ये वाली बोन नहीं होगी। तो आपने इस वीक में अगर अपना डाइट नहीं लिया है ठीक से, तो आपकी बोन नहीं बनने वाली अच्छी वाली, तो आपके वहां पे छेद रह सकता है। ऐसा एक आर्बिट्ररीली कह सकता हूँ। अगर ये कंटिन्यूअसली रहा तो आपकी बोन्स में मल्टीपल छेद हो सकते हैं, बिकॉज यू नो टेकन डाइट उन वीक्स में अच्छे से नहीं खाया, राइट? वो डाइट न्यूट्रिशन से। तो हमारे पास क्या है, एक हम डाइट अच्छे से खा सकते हैं, दूसरी चीज है कि हम एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं, वो हम करें। आपने फिर क्वेश्चन पूछा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस रूटीनली नहीं होता है, बॉडी इज एडिक्वेटली ट्यून्ड फॉर दिस। ये है एल्डरली एज के लिए या पोस्ट मिनोपॉजल के लिए, जब हार्मोन्स हमारे जो ईस्ट्रोजन है लेडीज में खासकर, क्योंकि जैसे मैंने बताया लेडीज में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं, तो मिनोपॉज 45-50 के बाद उनकी मंथली साइकिल बंद होती है, इसलिए मिनोपॉज आता है।
ईस्ट्रोजन जो हमारा हार्मोन था वो एक बैलेंस बोन को ग्रोथ कराता है, तो उसके बंद होने से हमारा बैलेंस बोन ग्रोथ कम हो जाता है, बोन वीक होने लगते हैं, इसलिए उनमें थोड़ा जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस रहता है। होगा जरूरी नहीं है, नहीं, अगर आप मेंटेन करेंगे। जेंट्स में, मेल पार्ट में ऐसा कम होता है बिकॉज हार्मोनल इतना फास्टली एकदम डिप्लीट नहीं करता है, एंड वो बहुत ज्यादा लेटर जाके 65 की एज के बाद करता है। ठीक है। ये रही ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो हम कर सकते हैं। दूसरा रहा अपने आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में एक डिजीज का नाम है, ये दो तरीके से, बहुत ही कंफ्यूजिव वर्ड हम यूज करते हैं आर्थराइटिस के। आपके जॉइंट में पेन है तो वो आर्थराइटिस है। हम लोकल टर्म में डॉक्टर्स भी जनरली लूज यूज करते हैं कि आपके जॉइंट में दर्द है, इसका मतलब आपको आर्थराइटिस हो गया है। जॉइंट में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है कोई चीज के घिसने से, बट वो एजिंग का आर्थराइटिस हो सकता है, बीमारी वाला आर्थराइटिस नहीं। जैसे रूमेटॉइड या एनकाइलोजिंग, ऐसे जो गठिया वाली बीमारी होती है, वैसा रूटीनली नहीं। वो कुछ जीन्स में कुछ स्पेसिफिक लोगों को कुछ ही को होता है, ऐसा रूटीनली नहीं होता है। सो आप जो कर सकते हैं अपने जॉइंट की हेल्थ के लिए या बोन को बचाने के लिए, फिर से अगेन वही बात, एक्सरसाइज, कीप योर मसल टोन हाई, डू रेगुलर एक्सरसाइज, एंड आपका जॉइंट अपने आप रीबिल्ड हो जाएगा। इट्स देयर, इट्स ट्यून टू गेट इट रीबिल्ट बाय इटसेल्फ। मोदी जी कोई दवाई नहीं खाते हैं, फिर भी ठीक हो जाते हैं, फिर भी ठीक रहते हैं एट दिस एज बाय सिंपल डूइंग एक्सरसाइज। और हम यंग बच्चे, 20 साल का लड़का कंप्यूटर पे बैठा है, उसकी कमर में दर्द है, उसके कंधे में दर्द है, उसके घुटनों में दर्द है, इट्स नॉट गुड। हमें एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो हम अपने जैसे एज वाइज समझे कि 20s, 30s, 40s या 50s में ऐसी क्या चीजें अपनी लाइफस्टाइल में शुरू कर दे और बंद कर दे जो हमारी हड्डियों के लिए अच्छी होंगी और लॉन्ग टर्म में हमें इस तरह की बीमारियों से बचाएंगी? बहुत बड़ा, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। जैसे बचपन में, जैसे मैंने पहले भी बताया, बचपन में आपकी डाइट की तरफ अब क्योंकि पेरेंट्स ऑफिस गोइंग है, परिवार में बहुत सारा उनको बिठा के खिलाने वाला या बैलेंस खिलाने वाला कोई बड़ा नहीं है, दादा दादी नाना नानी वहां से मिसिंग है, तो उनको वो खाना खिलाने वाला नहीं है, तो थोड़ा बैलेंस की तरफ बच्चे भी ध्यान दें। ठीक है, थोड़ा सा। अब आपको ग्रो होना है, नाउ योर मसल्स आर ग्रोइंग बहुत स्पीड से, डबल द स्पीड, बोन्स इज ऑल्सो ग्रोइंग, सो यू नीड टू हैव दैट मिल्क इन योर डाइट। अच्छी डाइट खाएं और खूब खेलें, खूब सारा खेलें। इट विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर मसल्स एंड बोन्स बोथ। आप चिंता मत करें, आप ग्रोइंग स्टेशन हो, आप ग्रो करोगे ही करोगे। एडोलेसेंट, जब हम बड़े हो रहे हैं, जब हमारा मसल मास बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा प्रोटीन ऐड ऑन ज्यादा कर लें। जो आप बचपन में कुछ भी खा सकते थे, कैंडी या चॉकलेट्स, अब आप उनसे नहीं, अब आप चॉकलेट को छोड़ के अब आप प्रोटीन की तरफ आ जाएं। जब आप यंग एडल्ट हो रहे हैं तो आप थोड़ी कैलोरीज को कम कर दें। क्योंकि आप अब कैलोरीज खाएंगे और उसी स्पीड से खाएंगे जैसे आप पहले खाते थे एडोलेसेंट में, तो वजन बहुत जल्दी बढ़ेगा। और अब आप सिटिंग जॉब हो रही है ज्यादातर ऑफिस में, तो अब आप थोड़ा सा एक्सरसाइज को बढ़ाएं। ये जो आपने खाना खाया है इसको यूटिलाइज करें, आपकी मसल बिल्डिंग और बोन बिल्डिंग। मिडिल एज में जाके अब आपकी सिटिंग जॉब है, सेडेंटरी है, रफेज को बढ़ा दें। रफेज इन जो फाइबर्स जैसे हम बोलते हैं, तो अपने रफेज बढ़ा दें। अपने रफेज बढ़ाएंगे तो आपका एडिक्वेटली पेट भर भी जाएगा और आपको विटामिन और मिनरल्स जो आपके एजिंग के लिए जो आपको हेल्प करना है वो भी आपको हेल्प करते रहेंगे। एल्डरलीज में जा रहे हैं तो आप ज्यादा रफेज पे आ गए हैं। हम प्रोटीन थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, बिकॉज ज्यादातर हमारी डाइट्स में, हमारी इंडियन डाइट्स में होता है कि ये मैं नहीं खाऊंगी, अब मैं छोड़ रही हूँ, तो ऐसा ना करें। थोड़ा प्रोटीन इनटेक जरूर एक्स्ट्रा रखें, थोड़ा केयरफुल रहें ताकि आपकी मसल ईट अप नहीं हो टू रिप्लेस योर प्रोटीन इन योर बॉडी। तो आप थोड़ा प्रोटीन इनटेक बढ़ाएं, डेली एक्सरसाइज करें। आई डोंट थिंक सो यू नीड एनीथिंग एल्स। ये सारी चीजें इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको शरीर को। हम कुछ रेड फ्लैग्स जानना चाहेंगे डॉक्टर आपसे कि इस सेशन में आप हमें ये भी बताइए कि बोन लॉस अगर हो रहा है या हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो ऐसे क्या रेड फ्लैग्स देखें हम अपने शरीर में, सो दैट, और उसके बाद वो कौन सा एक टेस्ट करा ले जा करके चेक करने के लिए कि हाँ कहीं हमारी जो हड्डियां हैं उसमें कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा है, सो दैट हमें पता हो और हम उसका अर्ली डायग्नोसिस करके इलाज करा सके सही समय पर। मैम, रूटीनली जो हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं, ऐसा कोई भी एक टेस्ट नहीं है। अगर आपको शरीर में कोई भी दिक्कत है, दर्द है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपके रूटीन जो भी आपका काम है वो रूटीन
आप जो पूरा डे वर्क करती हैं, फिर कभी कभी जो भी आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, आप कहीं घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो आप एडिक्वेटली कर पा रहे हैं बगैर किसी तकलीफ के, तो देन इट्स गुड, इट्स नॉट बैड। फिर आपका नेक्स्ट है कि क्या मैं इससे एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ, मेरा शरीर उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि अभी तो मैं यंग हूँ, हर चीज करना चाहूंगी, तो प्लीज आप जरूर करें और ट्राई करें। अगर आपको उसमें भी तकलीफ नहीं है तो प्लीज डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है। क्या कोई ऐसा टेस्ट, एक टेस्ट जिससे ये सब चीजों का आइडिया लग सके? सो मैम, वो आपको डॉक्टर के पास बैठ के वो कुछ आपसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा। अगर आपको कहीं पेन है, कहीं कोई तकलीफ है, तो उसको वो चेक कर लेगा और आपसे कंप्लीट हिस्ट्री पूछेगा कि आपको क्या चीजों में तकलीफ होती है। हो सकता है आपको कुछ भी ना हो, सिर्फ एक मसल एक्स या पेन्स हो, बिकॉज हमारे किसी भी क्योंकि सभी चीजों का शरीर हर एक चीज के लिए बिल्डअप नहीं है, और हर एक चेयर हर एक के लिए भी नहीं बनी है। सो कभी हो सकता है आपके कमर में दर्द हो, तो आप एक बारी डॉक्टर को दिखा लें, तो आपको चेक करके एग्जामिन करके बता देगा कि मोस्ट प्रोबेबली बोन का नहीं, इट्स ए मसल इशू, आप एक्सरसाइज करें एंड यू विल बिकम बेटर। ठीक है, ओके। तो जैसे इसमें एक डेक्सा स्कैन करके काफी ज्यादा है, तो ये पर्टिकुलर बोन के लिए है टेस्ट, या ये क्या बताता है? जी मैम, बेसिकली एक मशीन में हम लिटाते हैं पेशेंट को, और दो चीजों पे, जो भी वेट बेयरिंग एरियाज हैं जैसे स्पाइन एंड हिप्स के, हम उनका एक्सरे, एक लो रेडिएशन एक्सरे लेते हैं। ऐसा एक्सरे जैसे फिल्म नहीं जैसी दिखाई देती है, उसमें हम एक्सरे की बीम्स पास करते हैं शरीर में से, एंड उसमें से हम उसको एक स्क्रीन के ऊपर चेक करते हैं कि कितना फिल्टर हो पाया। तो लाइक बोन इज लाइक ए फिल्टर, सो अगर वो बोन जितनी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है रेज, उतना कम फिल्टर में आएगा। ठीक है, तो वो बताएगा कि जितनी स्ट्रॉन्ग बोन उतना कम फिल्टर में। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द हाइट एंड वेट, एंड मेल है या फीमेल, एशियन है या कहीं बाहर के लेडीज हैं, उनके हिसाब से उनको डिवाइड करते हैं। उसके हिसाब से हम एक स्कोर देते हैं, उसको हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं एक टेक्निकल भाषा में। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ एक आइडिया लगेगा कि आपकी बोन कितनी स्ट्रेंथ में है। एक नंबर आता है उसमें, तो वो नंबर बताएगा कि कितनी स्ट्रेंथ में है। नॉर्मल कितना होता है वो नंबर? नॉर्मली ऐसे नहीं, हर एक की एज के हिसाब से, हर एक की एज, हाइट, वेट्स के हिसाब से एक रेंज है मैम। तो कोई भी, क्योंकि हर एक, जैसे आपके अगर हम 5 कलीग लें और आपके हाइट के ही लें, उन सबका बोन स्ट्रेंथ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सभी नॉर्मल भी हो सकते हैं। हाँ, तो -1 to 1 तक तो एक रेंज है, उसको रखा गया है बेल स्कोर के हिसाब से, कि उस बीच में हमारा सब स्कोर नॉर्मल है। हम सब डिप्लीट होंगे। यू हैव रीच योर पीक एट द एज ऑफ 20, अब हमको डिप्लीट होना है। एक ही चीज आपको बचा के रखेगी, एक ही इंश्योरेंस है आपके लिए बोन हेल्थ के लिए, वो है आपकी एक्सरसाइज। खाने में आपके पास एडिक्वेट है, आप सिर्फ एक्सरसाइज कीजिए, यू विल स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। ओनली इंश्योरेंस जो मिलेगी आपको वो है आपकी एक्सरसाइज, बट वो करिए। हाँ। और वो भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, वजन उठाने। हाँ, कंप्यूटर्स वाली एक्सरसाइज नहीं चलेंगी, आपको एक्सरसाइज करनी। तो आई थिंक इस सेशन में आपने हमें एक थंब रूल बता दिया हमारी ऑडियंस के लिए कि अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी हड्डियां जो है एकदम सही सलामत रहेंगी, और उसमें भी स्पेसिफिक किस टाइप के एक्सरसाइजेस। तो अभी तक के सेशन में हमने ऑलमोस्ट हर चीज पर बात करते हुए सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया। आपने भी डॉक्टर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझाया कि हम अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत रख सकते हैं, क्या डाइट में खा सकते हैं, कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कौन से रेड फ्लैग्स हम पहचान सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ही इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू, आई थॉरली एंजॉयड। बहुत ही बढ़िया रहा मेगा मैम आपके साथ, एंड होप सो आपके ऑडियंस के लिए, सभी के लिए यूजफुल हो। हम सब अपनी स्ट्रॉन्ग रखें अपनी बोन्स को, मसल्स को, एंड हेल्दी रहें। हमको हॉस्पिटल नहीं जाना है, हमको अपने काम पे ज्यादा समय ध्यान देना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।